नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हमने शुरू कर रखा है राजस्थान के सामान्य ज्ञान को, जिसमें हम भूगोल के पार्ट को हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, भूगोल के पार्ट में हमने पिछले वीडियोज़ में राजस्थान एक परिचय को पढ़ लिया था और उसके बाद में राजस्थान के भौतिक विभागों को पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान में अपवाद तंत्र प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान की नदियाँ। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की नदियाँ। दोस्तों, अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान में 3 प्रकार की अपवाद तंत्र प्रणाली पाई जाती है। कितने प्रकार की अपवाद तंत्र प्रणाली पाई जाती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की अपवाद तंत्र प्रणाली पाई जाती है। सबसे पहली कौन सी है? आंतरिक अपवाद तंत्र प्रणाली। उसके बाद में अरब सागरीय अपवाद तंत्र प्रणाली और तीसरी है बंगाल की खाड़ी की अपवाद तंत्र प्रणाली। दोस्तों, आंतरिक अपवाद तंत्र प्रणाली है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी अपवाद तंत्र प्रणाली है। और अरब सागरीय अपवाद तंत्र प्रणाली है, ये क्या है? सबसे छोटी अपवाद तंत्र प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, और अरब आंतरिक अपवाद तंत्र प्रणाली है, ये क्या है? राजस्थान के कुल अपवाद तंत्र का 60% भाग है। कितना है? 60% भाग है। जबकि अरब सागरीय अपवाद तंत्र प्रणाली है, ये सबसे कम होने के कारण इसका कितना प्रतिशत भाग है? 17% भाग है राजस्थान के कुल अपवाद तंत्र का। ठीक है दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी की आप बात करें तो बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र प्रणाली ये क्या है? राजस्थान की कुल अपवाद तंत्र प्रणाली का 23% भाग है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, इनको ध्यान रखना है और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, तो इनको ध्यान में रखना है। और आपको क्या करना है? कॉपी और पेन लेके बैठना है और साथ में आपको नोट्स बनाते जाना है। यह नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं दोस्तों, तो आपको भी नोट्स बनाते जाना है ताकि हम एग्ज़ाम्स के टाइम पर हम उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएँ और हम लंबे समय तक याद भी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आप आगे। ये देखो, इसमें अपवाद तंत्र प्रणाली दे रखी है। 1 मिनट। देखो, आंतरिक अपवाद तंत्र प्रणाली राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में है, आंतरिक अपवाद तंत्र प्रणाली। और उसके बाद में अरब सागरीय अपवाद तंत्र प्रणाली। अरब सागरीय अपवाद तंत्र प्रणाली कौन सी होती है? ऐसी नदियाँ जो जो अपना जल क्या है? अरब सागर में गिरती है, उसे अरब सागरीय अपवाद तंत्र प्रणाली कहते हैं। और तीसरी अपवाद तंत्र प्रणाली है जो कि ऐसी नदियाँ जो अपना जल क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अब बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र प्रणाली कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और आंतरिक अपवाद तंत्र प्रणाली किसे कहते हैं? ऐसी नदियाँ जो जो कि मरुभूमि में या किसी आंतरिक भाग में विलुप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक अपवाद तंत्र प्रणाली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनमें कौन कौन सी नदी आती है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक अपवाद तंत्र प्रणाली, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी अपवाद तंत्र प्रणाली है और जो कि 60% भाग लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 60% भाग लिए हुए हैं सबसे बड़ी आंतरिक अपवाद तंत्र प्रणाली। इसको हम पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आएंगी इनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखो, ये तो ट्रिक दे रखी है, इनको हम बाद में पढ़ लेंगे। ट्रिक दे रखी है, ये अरब सागरीय की दे रखी है, क्योंकि पहले हम आंतरिक अपवाद तंत्र प्रणाली को पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे अरब सागरीय, और उसके बाद में पढ़ेंगे उसके तीसरे अपवाद तंत्र प्रणाली को, बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र को। ठीक है दोस्तों, तो ये अरब सागरीय की नदियों का जो अरब सागर में जो अपना जल गिरती है उनकी ट्रिक दे रखी है। सालू की माँ सोजा सोजा पश्चिम बे,
तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी नदी आती है? अरब सागर में गिरती है चलो अपना, तो सा से साबरमती, लू से लूनी, की की का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और माँ से माही, सो से सोम, जा से जाखम, और पश्चिम से पश्चिमी बनास, पश्चिम बे से पश्चिमी बनास। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? अरब सागरीय अपतंत्र प्रणाली है, ये इनकी ट्रिक है। ठीक है, ध्यान रखना है। इनको हम दोबारा देख लेंगे एक बार, आंतरिक अपतंत्र प्रणाली को पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला है आंतरिक अपतंत्र प्रणाली। इसमें देखो क्या है, इसका क्षेत्र आपको पता ही है, अभी बता दिया, 60% क्षेत्र है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ी अपतंत्र प्रणाली है। इसके अंतर्गत वे नदियाँ आती है जिनका जल सागर समुद्र तक न पहुंचकर किसी झील या मरुभूमि में लुप्त हो जाती है। मतलब ये ऐसी नदियाँ होती है जिनका जल न तो किसी सागर में गिरता है, न किसी समुद्र में, न किसी झील में पहुंचता है, बल्कि इनका जल है वो किसी मरुभूमि में, और या फिर मरुभूमि में या किसी आंतरिक क्षेत्र में क्या है, लुप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? आंतरिक अपवातंत्र प्रणाली कहलाती है। आंतरिक अपवातंत्र का पूर्ण विकसित रूप कहाँ पाया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन बन रहा है सीधा सीधा, आंतरिक अपवातंत्र का पूर्ण विकसित रूप कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। अब आगे देखते हैं आंतरिक अपवातंत्र अपवा की नदियाँ। तो आंतरिक अपवा की नदियाँ, मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले घग्गर, कांतली, कांकने, रूपारेल, साबी, मेंथा, मेंढा, रूपनगढ़ और खारी नदी, उसके बाद में खंडेल नदी। ये सभी क्या है? आंतरिक अपवा तंत्र की नदियाँ हैं। ठीक है, आंतरिक अपवा की सर्वाधिक लंबी नदी, दोस्तों ये क्वेश्चन है सीधा सीधा, आंतरिक अपवा की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? घग्गर है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? घग्गर नदी है। ठीक है दोस्तों, ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, इनको आप है ना क्वेश्चन की तरफ इनको पढ़ना है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, और आपको नोट करते जाना है, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट बन रहे हैं ऐसे सीधे। तो चलिए आगे देखते हैं, पहली नदी कौन सी है? घग्गर। आंतरिक अपवा की पहली नदी कौन सी है? घग्गर। तो देखते हैं घग्गर के बारे में क्या है। घग्गर, इसकी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और ये राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, आगे है उद्गम। अब इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम कालका नामक स्थान शिवालिक हिमालय से, शिमला हिमाचल प्रदेश से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय की शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, उसमें शिमला हिमाचल प्रदेश से इसका कालका नामक स्थान से उद्गम होता है। और कहाँ कहाँ पर इसका प्रवाह होता है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हनुमानगढ़, गंगानगर। ठीक है दोस्तों, इन क्षेत्र में इनका उद्गम होता है, प्रवाह होता है, इनसे होकर बहती है। आगे है राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, ये देखते हैं। तो राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले के टिब्बी तहसील और तलवाड़ा नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, और आगे है इसका समापन कहाँ पर होता है? बटनेर दुर्ग के निकट हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़ के जो बटनेर दुर्ग है उसके निकट इसका समापन हो जाता है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, फिर अधिक वर्षा के समय इसका जल गंगानगर के अनूपगढ़, सूरतगढ़ तक पहुंच जाता है।
लेकिन घग्गर में बाढ़ आने पर इसका जल अंतिम रूप से फोर्ट अब्बास, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ये क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि घग्गर नदी में जब बाढ़ आती है तो उसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक इसका पानी पहुँच जाता है, इसका जल फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में घग्गर को हकरा नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सीधे फैक्ट हैं, इनको सीधे लिख लेना आप चाहे कि पाकिस्तान में घग्गर नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। और 2300 ईस्वी पूर्व से ये नदी चौतांग नदी के नाम से बहती थी, जो बाद में भीषण गर्मी के कारण सूख गई थी। ठीक है, और आगे देखते हैं। वैदिक काल में घग्गर को सरस्वती या दृश्वदती नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल में किस नाम से, क्वेश्चन बन रही है डायरेक्ट। वैदिक काल में घग्गर को सरस्वती या दृश्वदती नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे, सरस्वती या दृश्वदती। ऑप्शन में कोई सा भी आ सकता है इनमें से, सरस्वती या दृश्वदती। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। आगे है, वर्तमान में घग्गर को मृत नदी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बन रहा है डायरेक्ट दोस्तों कि घग्गर नदी को किस नाम से जानते हैं, और तो मृत नदी कहते हैं, या फिर ऐसे पूछ ले कि मृत नदी के नाम से कौन सी नदी विख्यात है, तो दोस्तों घग्गर नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र नाली क्षेत्र कहलाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र नाली क्षेत्र कहलाता है, तो घग्गर नदी। और या फिर यह पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा नाली। सही आंसर क्या होगा, नाली। तो चलते हैं आगे। आगे दूसरी नदी आती है कांतली नदी। दोस्तों कांतली नदी है, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। ठीक है, वो तो क्या थी, वो तो शिवालिक हिमाचल प्रदेश से निकल रही थी, मतलब ये राजस्थान में नहीं बह रही थी। राजस्थान में बह तो रही थी, लेकिन उसका उद्गम राजस्थान से नहीं था। ठीक है दोस्तों, घग्गर का। लेकिन कांतली नदी है, इसका उद्गम भी राजस्थान से है और इसका समापन भी कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। तो ये क्या है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और आगे देखते हैं उद्गम। इसका उद्गम, ये निकलती कहाँ से है, उद्गम कहाँ से होता है इसका होता है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर। और बहती कहाँ कहाँ पर है, ये देखते हैं, सीकर और झुंझुनू। और अंत इस कहाँ पर होता है, इसका समापन इसका होता है मंडेला, मतलब चूरू ज़िले की सीमा पर। मंडेला झुंझुनू, यह चूरू ज़िले की सीमा पर ही हो जाता है, मतलब चूरू में प्रवेश ही नहीं कर पाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस नदी के किनारे ताम्रकालीन गणेश्वर सभ्यता इस नदी के किनारे ताम्रकालीन जो सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता, यह स्थित है। तो दोस्तों ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो कांतली नदी। ठीक है दोस्तों, कांतली नदी। अगला फैक्ट देखते हैं क्या है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते थे, नाली। और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी। ध्यान रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कई बार। आगे देखते हैं।
मसूरदी, कांकनी या कांकने। एक ही नदी का नाम है दोस्तों मसूरदी, या तो मसूरदी आ जाएगा या कांकनी या फिर कांकने, कोई भी नाम आ सकता है। तो इसकी लंबाई कितनी दोस्तों? 27 किलोमीटर। कितनी है इसकी? 27 किलोमीटर। और उद्गम कहाँ से होता है? कोटरी गांव की पहाड़ियाँ जैसलमेर से। मसूरदी का कहाँ से उद्गम होता है? कोटरी कोटरी गांव की पहाड़ियाँ जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। और प्रवाह क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र जैसलमेर, मतलब केवल एक ही ज़िले में इसका प्रवाह होता है। मतलब कि जैसलमेर में से ही तो इसका उद्गम होता है और वहाँ पर इसका समापन हो जाता है। और अंत बुझ झील में इसका समापन हो जाता है, बुझ झील में। ठीक है दोस्तों। बुझ झील आपको पता ही है दोस्तों कहाँ पर है। बुझ झील जैसलमेर में स्थित है। और क्या है, मसूरदी नदी और कांकरी नदी ये जैसलमेर से ही निकलती है, कोटरियाओं से, और बुझ झील में क्या है, इसका समापन हो जाता है। स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? मसूरदी नदी कहते हैं, मसूरदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला आगे देखते हैं। आगे है साबी नदी। साबी नदी, इसका उद्गम दोस्तों सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। कहाँ से होता है उद्गम? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। और ये कहाँ कहाँ पर बहती है? प्रवाह क्षेत्र जयपुर, अलवर और पटौदी, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक तो जयपुर हो गया, और अलवर और पटौदी जो कि हरियाणा में स्थित है, इनमें इसका प्रवाह होता है। और अंत या समापन कहाँ पर होता है दोस्तों? पटौदी गांव, गुड़गांव के निकट, हरियाणा। पटौदी गांव हरियाणा के, ठीक है, गुड़गांव के निकट। अगली है रूपारेल नदी, पांचवी नदी रूपारेल नदी। दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर से इसका उद्गम होता है। ठीक है। और प्रवाह क्षेत्र मतलब बहते कहाँ कहाँ पर है? ये अलवर ज़िले में और भरतपुर ज़िले में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और अंत या समापन कहाँ पर होती है? ये मोती झील बांध, भरतपुर में इसका समापन होता है। मोती झील बांध में इसका समापन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। रूपारेल नदी में बाढ़ आने पर भरतपुर शहर डूब जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी नदी में बाढ़ आने पर भरतपुर शहर डूब जाता है? तो रूपारेल नदी। या फिर यह पूछ लिया जाए कि रूपारेल नदी में जब बाढ़ आती है तो कौन सा शहर जलमग्न हो जाता है? तो इसका शहर आंसर होगा भरतपुर। कौन सा शहर? भरतपुर। अब देखते हैं सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ। सांबर झील में देखो कौन कौन सी नदियाँ गिरती है। ये सांबर झील है, इसमें इस तरफ से हर्ष हर्ष पर्वत से मेंढा नदी, ठीक है, और इधर से खंडेला सीकर से खंडेल नदी आती है, और मनोहरपुर जयपुर से मेंथा नदी आती है, और ये क्या है, अजमेर से खारी नदी आती है अजमेर से, और नाग फॉरेस्ट यानी नाग पहाड़ से रूपनगढ़ नदी आती है। ये नदियाँ इसमें गिरती है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा इसमें ये 3 नाले गिरते हैं। तोंद का नाला, त्योंद का नाला, डबोक का नाला और बिलियानी का नाला। ये 3 नाले इसमें गिरते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, समझ में नहीं आ रहा तो त्योंद का नाला, त्योंद का नाला और
ये है झबोक का नाला। क्या है? झबोक है, झबोक का नाला। और बिलियानी, बिलियानी का नाला, बिलियानी का नाला। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।